तो हेलो दोस्तों, हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। तो इसमें उदारीकरण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन की क्या प्रोसेस रही है भारत में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उदारीकरण की पृष्ठभूमि क्या थी, बैकग्राउंड क्या था उदारीकरण का। तो वर्ष 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की नई रणनीति का प्रयोग किया गया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, और सार्वजनिक उद्यमों को प्राथमिकता की बजाय उदारीकरण और निजीकरण की नीति पर बल दिया गया। तो अब लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन पर, बेसिकली एलपीजी पर ज़्यादा फोकस दिया जाने लगा था। विकास की इस नई रणनीति को अपनाने के लिए निम्नलिखित कारण थे। कौन कौन से? भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसे ढांचागत कमियां उत्पन्न हो गई थी जिसके कारण अर्थव्यवस्था अकुशल हो गई थी। ढांचागत कमियों का अभिप्राय निम्नलिखित है। क्या? पहला, आयात को प्रतिबंधित करने की नीति, तो इम्पोर्ट पूरी तरह से बैन किया गया था। फिर लघु उद्योगों के लिए आरक्षित सूची में लगातार वृद्धि हो रही थी। सार्वजनिक क्षेत्रों का नौकरशाही प्रबंध, कर्मचारियों की अधिक से अधिक भर्ती, और लाइसेंस कोटा, परमिट राज्य से कहा जाता है, तो लाइसेंस कोटा और एमआरटीपी का प्रयोग। और सेकंड है, वर्ष 1991 में विकास की नई रणनीति का प्रयोग करना पड़ा क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्व अर्थव्यवस्था के अनुरूप परिवर्तन नहीं हो पा रहा था। इसका अभिप्राय निम्नलिखित है कि 80 के दशक में संपूर्ण विश्व अर्थव्यवस्था में तीव्र परिवर्तन हुए। विश्व में व्यापारिक आदान प्रदान में तेजी से वृद्धि हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में निवेश करने के लिए नए स्थानों की तलाश करने लगी। पूर्वी एशियाई देशों का तेजी से औद्योगिकरण हुआ, लेकिन उपरोक्त परिवर्तित परिस्थितियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो सका। आर्थिक क्षेत्र में तीसरी समस्या राजनीतिक रूप में उत्पन्न हुई क्योंकि अर्थव्यवस्था को आर्थिक नीतियों के बजाय लोक लुभावन नारे पर चलाने का प्रयास किया गया। अर्थात सरकार ने अपने खर्च में बेतहाशा बढ़ोतरी की, लेकिन इन खर्चों को पूर्ण करने के लिए सरकार कोई ठोस आर्थिक उपाय नहीं कर सकी। सब्सिडी में भारी वृद्धि हुई, कर्मचारियों के वेतन में अत्यधिक बढ़ोतरी की गई, किसानों के कर्ज माफ कर दिए गए। इसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था ढहने की कगार पर पहुंच गई। इसके अतिरिक्त वर्ष 1990 में उत्पन्न खाड़ी संकट के परिणाम स्वरूप अनिवासी भारतीयों ने अपनी जमा पूंजी को वापस ले लिया। परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त हो गई। तो हर तरफ से भारत पर दबाव पड़ रहा था। उदारीकरण का क्या आशय है? तो औद्योगिक नीति में परिवर्तन करना, जिसके द्वारा केवल सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची की संख्या वर्तमान समय में केवल 3 रह गई है। तो अब जो पब्लिक सेक्टर्स के लिए जो सूची आरक्षित है उसकी संख्या 3 रह गई है। औद्योगिक नीति में परिवर्तन करते हुए यह प्रावधान किया गया कि अब उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस आवश्यक नहीं होगा। अब केवल 6 महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। तो फॉर एग्जाम्पल आप कोई हजारडस इंडस्ट्री खोल रहे हैं तो उसके लिए लाइसेंस जरूरी होगा। हजारडस इंडस्ट्री लाइसेंस की गोला बारूद आप बना रहे हैं तो इसके लिए लाइसेंस जरूरी होगा। क्यों? क्योंकि वो कुछ स्पेसिफिक कंपनियां ही बना सकती हैं, सरकार द्वारा उनको टेंडर दिया जाता है। आयात का सरलीकरण किया गया तथा आयात पर लागू कठोर प्रतिबंधों को हटाया गया। उदारीकरण की नीति के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने की नीति अपनाई गई। अब निजी क्षेत्रों पर नियंत्रण व प्रतिबंध के बजाय उन्हें मुक्त रूप से कार्य करने की अनुमति प्राप्त हुई। नई नीति के अंतर्गत निजी उद्यमियों को बाजारवादी नियमों के आधार पर चलने की छूट प्रदान की गई। गुणवत्ता में वृद्धि के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया गया। एमआरटीपी को समाप्त कर फेरा को संशोधित किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी व्यापार और विदेशी मुद्रा के लिए खोल दिया गया। अतः उदारीकरण की नीति का अभिप्राय सार्वजनिक क्षेत्रों की प्राथमिकता के सिद्धांत को परिवर्तित करना। इसलिए अब सार्वजनिक क्षेत्रों का विनिवेश किया जा रहा है। अतः राज्य नियंत्रित और निर्देशित अर्थव्यवस्था की बजाय, यानी स्टेट कंट्रोल्ड और स्टेट और डायरेक्टेड इकोनॉमी की बजाय निजी उद्यमों को प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य और सरकार का मूल कार्य सामाजिक न्याय की प्राप्ति करना है। तो राज्य और सरकार का मूल काम क्या है? सोशल जस्टिस को प्रोवाइड करना। स्टेट अब बिजनेस नहीं करेगी। इस नई आर्थिक रणनीतियों का प्रयोग इसलिए किया गया कि सामाजिक न्याय और प्रभावी रूप से स्थापित किया जा सके। राज्य का दायित्व तो सामाजिक क्षेत्रों में अभी भी प्रमुख है। जहां निजी क्षेत्र कार्य करने को उत्सुक नहीं होते, राज्य का दायित्व तो ऐसे क्षेत्रों में कार्य करना है। इसलिए उदारीकरण की नीति व सामाजिक न्याय एक दूसरे के विरोधी नहीं अपितु पूरक हैं। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ना कि डाइकोटमस। अतः भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इस विकास दर का श्रेय उदारीकरण की नीति को ही दिया जाता है। प्रोफेसर राज कृष्ण के अनुसार वर्ष 1960 से 1980 के मध्य में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर लगभग
5% रही, जिसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा गया। अतः इससे स्पष्ट है कि उदारीकरण की नीतियों का भारत को लाभ प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वृद्धि हुई, रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त हुए। लेकिन उदारीकरण की नीतियों को अपनाने के पश्चात भारत के सामने निम्नलिखित समस्याएं अभी भी विद्यमान है। कौन कौन सी? पहला, अभी भी देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है, लगभग 21% तो ये अभी भी है। बच्चों के कुपोषण की दर अभी भी ऊंची है। गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इसलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान में तीव्र और सतत समावेशी विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया। आपको बताना है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान कब से कब तक आया था, ये आपका होमवर्क है। इससे स्पष्ट है कि राज्य का दायित्व और नियोजन की भूमिका उदारीकरण और निजीकरण के युग में प्रभावी रूप से बनी हुई है। उदारीकरण के पक्ष में कौन कौन से तर्क हो सकते हैं? तो पहला है, आर्थिक उदारीकरण से रोजगार में वृद्धि होती है, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, नई नई कंपनियां आएंगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो देंगी। आर्थिक वृद्धि दर का तेजी से बढ़ना, देश के निर्यात में बढ़ोतरी हुई, यानी एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि जब कंपनियां आई तो उन्होंने प्रोडक्शन किया तो कहीं ना कहीं बाहर तो उसको बेचेंगी। सॉफ्टवेयर की प्रभावी बढ़त, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में वृद्धि हुई, उद्योगों की कुशलता में बढ़ोतरी और प्रतिस्पर्धा हुई। तो जब नई नई कंपनियां आएंगी तो नया नया इनोवेशन आएगा, निवेश में वृद्धि हुई और आधारभूत संरचना का विकास और सूचना क्रांति, इंफॉर्मेशन और रिवोल्यूशन हुआ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है आज की डेट में। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया, चैट जीडीपी आ गया, चैट जीपीटी। विपक्ष में क्या तर्क हो सकते हैं? तो खाद्यान्न संकट और भूख से मौत हो रही है, कृषि के क्षेत्र में अल्प विकास हुआ है, और स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं आम लोगों की पहुंच से दूर है। प्राइवेट सेक्टर कितना ज़्यादा चार्ज करता है, और पब्लिक सेक्टर में तो जानते हैं कि आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं होती। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ता अंतर और ग्रामीण क्षेत्र का विकास एक चुनौती बना हुआ है अभी भी। उदारीकरण और नियोजन तो लिबरलाइजेशन और प्लानिंग कैसे हुई, इसको देखते हैं। तो इस उदारीकरण के युग में केंद्रीय नियोजन की संकल्पना को अस्वीकृत कर दिया गया। इसके निम्नलिखित कारण थे। पहला, अकुशलता, तो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थी, उसको दरकिनार किया गया। क्यों? क्योंकि इससे एफिशिएंसी नहीं आ रही थी, नौकरशाही निर्णय निर्माण से डिले हो रहा था, उत्तरदायित्व के अनेक स्तरों की उपस्थिति थी, तो हायरार्की ऑफ पोस्ट थी, जिसके कारण डिसीजन सही अच्छे से लिए नहीं जा रहे थे, मतलब स्पीड गति से नहीं लिए जा रहे थे। त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, नियोजन में जड़ता की वृद्धि हो रही थी, और सोवियत संघ के विघटन, पूर्वी यूरोपीय राज्यों के पतन के पश्चात पूरी दुनिया में आर्थिक परिवर्तन हुए। चीन और वियतनाम जैसे साम्यवादी देशों ने भी आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को अपनाया, तथा इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में भी संकेतात्मक नियोजन का प्रयोग हुआ। संकेतात्मक नियोजन क्या है? तो इंडिकेटिव प्लानिंग क्या है, इसको देखते हैं। संकेतात्मक नियोजन के अंतर्गत सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था का एक बृहद खाका तैयार किया जाता है, जिसे दीर्घकाल रूप में प्राप्त करना है। फॉर एग्जाम्पल, नीति आयोग ने 15 ईयर एक्शन प्लान तैयार किया हुआ है, तो ये काइंड ऑफ एक संकेतात्मक नियोजन है। संकेतात्मक और इंडिकेटिव प्लानिंग का उदाहरण हो सकता है। राज्य का सरकार का हस्तक्षेप अनेक स्तरों पर आवश्यक होता है, क्योंकि सरकार नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण करती है। संकेतात्मक नियोजन के अंतर्गत पूरी अर्थव्यवस्था को बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जाता है, पूरी अर्थव्यवस्था को बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जाता है इंडिकेटिव प्लानिंग के तहत, बल्कि राज्य के द्वारा वितरणकारी न्याय एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस प्रभावी रूप से लागू किए जाते हैं। संकेतात्मक नियोजन में राज्य अप्रासंगिक नहीं होता है, बल्कि हम तो कोरोना काल में कितना ज़्यादा राज्य ने सहायता की गरीब लोगों की, तो ये इसमें राज्य इंडिकेटिव प्लानिंग में राज्य अप्रासंगिक नहीं होगा, राज्य इररिलेवेंट नहीं होगा, बल्कि राज्य की भूमिका परिवर्तित हो जाती है, तथा बाजार की असफलता को राज्य के द्वारा नियंत्रित यानी कंट्रोल किया जाता है। संकेतात्मक नियोजन का आशय नीति नियोजन है, पॉलिसी प्लानिंग है, निर्देशन द्वारा नियोजन नहीं। फिर संकेतात्मक नियोजन के अंतर्गत सरकार को प्रोत्साहन, और संकेतात्मक नियोजन के अंतर्गत सरकार निवेश को प्रोत्साहन देती है, लेकिन यह निवेश को पूर्ण रूप से निर्देशित नहीं कर सकती। संकेतात्मक नियोजन का आशय अनेक निर्देश दिए जाते हैं, जो निम्नलिखित रूप से हो सकते हैं। पहला, राजकोषीय प्रोत्साहन। दूसरा, बैंकों से आसानी से ऋण की सुविधा, विदेशी बाजार से सुलभ रूप से ऋण, आधारभूत संरचना का निर्माण। संकेतात्मक नियोजन का मूल कार्य नीति निवेश में बाधाओं को दूर करना है, क्योंकि वर्तमान समय में लाइसेंस और कोटा जैसी बाधाएं नहीं है, लेकिन उद्योगों के लिए भूमि को
अधिग्रहित करने में अधिक समस्याएं आ रही हैं। संकेतात्मक नियोजन के अंतर्गत नीतियों का निर्माण तथा लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है, लेकिन नीति क्षेत्रों के लिए एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि फला फला सेक्टर में हमें इतना ग्रोथ लाना ही है, ये नहीं किया जाता, बल्कि एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है कि ऐसा होना चाहिए। आर्थिक उदारीकरण का अभिप्राय यह नहीं है कि राज्य की भूमिका कम हो गई है, अपितु राज्य की भूमिका को पुनर्संरचित किया गया है, रिस्ट्रक्चर्ड किया गया है। भारत में नियोजन की अभी भी आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, गरीबों के लिए घर तथा झुग्गी झोपड़ियों के विकास का कार्य राज्य का है। अतः नियोजन और उदारीकरण एक दूसरे के विरोधी नहीं। भारत जैसे विकासशील देश में नियोजन की अभी भी आवश्यकता है। यह केंद्रित व निर्देशित नियोजन से भिन्न है। अतः वर्तमान समय में नियोजन की भूमिका निजी क्षेत्रों की सहायताकारी रूप में है। सार्वजनिक क्षेत्र बनाम निजी क्षेत्र। भारत में नेहरूवादी विकास की रणनीति के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है तथा आरंभिक समय में निजी क्षेत्रों को सरकार के द्वारा नियंत्रित और निर्देशित किया गया। तत्कालीन समय में भी कुछ लोगों ने भारत में केंद्रीकृत नियोजन का विरोध किया, लेकिन यह विरोध अत्यधिक कमजोर और अपवादिक है। समानतः सभी लोगों ने भारत में सार्वजनिक उद्यमों की प्राथमिकता को स्वीकार किया तथा एक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत इन सार्वजनिक उद्यमों के माध्यम से भारत को औद्योगिक बनाने का प्रयास किया गया तथा सामाजिक न्याय अर्जित करने का प्रयास किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निम्न कारणों से दी गई। पहला है, भारत जैसे विकासशील देश के लिए दीर्घकाल में विकसित होने के लिए पूंजी निर्माण की आवश्यकता है, कैपिटल फॉर्मेशन की जरूरत है। इससे आयात पर निर्भरता को कम किया जा सके। फिर सार्वजनिक उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर देश में उद्योगों के आधारभूत ढांचे का निर्माण किया गया, क्योंकि ब्रिटिश शासन द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विकास औपनिवेशिक लाभ के दृष्टिकोण से किया गया था। सार्वजनिक उद्यमों द्वारा भारत में एक सशक्त औद्योगिक आधार निर्मित किया गया हुआ है, जिससे विशाल ऊर्जा परियोजनाओं, भारी संयंत्र, कारखाने एवं लोहे के कारखानों का निर्माण भी हुआ है। सार्वजनिक उद्यमों की प्राथमिकता के द्वारा आर्थिक शक्ति को विकेंद्रित करने का प्रयास किया गया, जिसमें अधिकांश उद्यमों को राज्य के नियंत्रण में रखा गया, जिससे बाजारवादी शक्तियों पर प्रतिबंध आरोपित हुआ। सार्वजनिक क्षेत्रों के द्वारा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया गया। सार्वजनिक क्षेत्रों के द्वारा क्षेत्रीय विषमता को भी समाप्त करने का प्रयास किया गया और सरकार द्वारा अनेक इकाइयां पिछड़े क्षेत्रों में लगाई गई, जैसे राउरकेला, भिलाई जैसे स्थानों पर उद्योग लगाए गए जो देश के अत्यंत पिछड़े भाग थे। यह बिंदु ध्यान देने योग्य है कि स्वतंत्र भारत में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए निजी क्षेत्र तैयार नहीं थे और निजी क्षेत्र का विकास भी नहीं हुआ। इसलिए तत्कालीन समय में सार्वजनिक उद्यमों की प्राथमिकता का सिद्धांत बेहतर विकल्प था। वर्ष 1990 के पश्चात उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों के द्वारा निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाने लगा, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र घाटे में चलने लगे और इनका अफसरशाही प्रबंध किया गया और कर्मचारियों की अत्यधिक भर्ती के कारण ये उद्योग कुप्रबंध के शिकार हो गए। वर्तमान समय में निजी क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिदृश्य बिल्कुल परिवर्तित हो चुका है। निजी क्षेत्र वर्तमान समय में शक्तिशाली होकर उभर रहे हैं और वे अधिकांश क्षेत्रों में निवेश के लिए तैयार हैं। सरकार ने अपनी नई रणनीति के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश का निर्णय लिया है, क्योंकि वाणिज्य और व्यापार निजी क्षेत्रों द्वारा ज्यादा बेहतर रूप से चलाया जा सकता है। सरकार का जो मूल कार्य है सामाजिक क्षेत्रों का उत्थान करना है। सरकार द्वारा आज निजी क्षेत्रों को केवल सहायता प्रदान ही नहीं की जा रही, बल्कि निजी क्षेत्रों को कार्य करने के लिए बेहतर सुविधाएं भी दी जा रही हैं। निजी क्षेत्रों के द्वारा अर्थव्यवस्था में कुशलता और प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई है। अतः वर्तमान आर्थिक परिप्रेक्ष्य में निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना एक बेहतर रणनीति है, क्योंकि समय और परिस्थितियों के अनुसार आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया जाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक उद्यम। तो भारत में आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक उद्यमों की प्राथमिकता के सिद्धांत को अपनाया गया, जिससे भारत का त्वरित और समग्र विकास हो सके। इसलिए निम्नलिखित कारणों के परिणाम स्वरूप भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों का प्रभावी विकास हुआ। पहला, इसके समर्थकों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा अर्थव्यवस्था का विकास निजी क्षेत्र की तुलना में तीव्र गति से संभव था तथा सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र को निश्चित लक्ष्य प्रदान किए गए। दूसरा, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रों को अत्यधिक संसाधन प्रदान किए, जिससे इनका विकास तीव्र गति से हो सका। भारत में क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए सार्वजनिक उद्यमों को बढ़ावा देने की नीति अपनाई गई। उदाहरण के लिए आरंभ में भारत के 3 स्टील प्लांट, फॉर एग्जाम्पल भिलाई, राउरकेला और नेवली, ये कहाँ है, चेन्नई में है, लगाए गए। ऐसे पिछड़े
स्थानों पर भी सरकार ने उद्योग लगाए जहाँ आर्थिक रूप में उद्योग लगाने की परिस्थितियों का अभाव था वहाँ के स्थानीय जो संसाधन थे भी सीमित थे। भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई। इसका मूल उद्देश्य समाजवादी ढांचे का निर्माण था। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्रों को महत्व दिया गया, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले लाभ सरकार को मिले तथा सरकार की आरक्षण की नीतियां भी व्यवहारिक रूप से प्रयुक्त हुई। विचारकों के अनुसार निजी क्षेत्रों का दृष्टिकोण भी भारत में सार्वजनिक उद्यमों की प्राथमिकता का कारण बना हुआ है। यह भी वास्तविकता है कि तत्कालीन समय में निजी क्षेत्र इतने प्रभावशाली नहीं थे कि उन्हें भारत के औद्योगिक ढांचे का निर्माण कर सके। सार्वजनिक क्षेत्रों की कमियां क्या हैं? सार्वजनिक उद्यम घाटे में आ रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं। सार्वजनिक उद्यमों की स्थापना करते समय आर्थिक तर्कों की बजाय राजनीतिक तर्कों को महत्व दिया गया। उदाहरण के लिए भारतीय सरकार ने मिग एयरक्राफ्ट परियोजना की स्थापना 2 स्थानों पर की। कहाँ? नासिक महाराष्ट्र में और कोरापुट उड़ीसा में, जो एक दूसरे से 900 किलोमीटर की दूरी पर है ना। सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। परियोजनाओं को पूरा करने में अधिक समय है ना, अधिक लागत आई क्योंकि इसमें विलंब हुआ। उदाहरण के लिए ट्राम्बे फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट, इसको 3 साल में बनाने की योजना थी, लेकिन इसे पूरा करने में 6 से 7 साल लग गए। सरकार द्वारा कीमत पर नियंत्रण, आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति और अकुशल प्रबंधन, आर्थिक उदारीकरण और संघवाद। भारत के संघीय परिप्रेक्ष्य में आर्थिक सुधारों का विशेष महत्व रहा, क्योंकि द्वितीय चरण के आर्थिक सुधारों के विषय राज्य सूची से संबंधित हैं। वैसे औद्योगिक आधारभूत संरचना, बिजली, कृषि, सिंचाई इत्यादि गठबंधन सरकारों के वर्तमान युग में राज्यों को तुलनात्मक रूप में ज्यादा स्वायत्तता प्राप्त है। इसलिए राज्य सरकारों के समर्थन के बिना आर्थिक सुधार संभव नहीं। यह बिंदु उल्लेखनीय है कि राज्य सरकारें मतदाताओं के निकट होती हैं, इसलिए आर्थिक सुधारों का राजनीतिक परिणाम भी ध्यान में रखना होता है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में प्रभावी आर्थिक सुधार किया, लेकिन वे चुनाव में पराजित हो गए। उदारीकरण के अंतर्गत अब निजी निवेश को आकर्षित करने का दायित्व राज्य सरकारों का है, परंतु भारत में सभी राज्यों का विकास एक समान नहीं है। उदाहरण के लिए भारत में गोवा, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब जैसे राज्य उच्च आय की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं, जबकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल दूसरी श्रेणी के राज्यों में हैं, और निचली श्रेणी न्यूनतम आय वर्ग में उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा व मध्य प्रदेश है। इसलिए आर्थिक उदारीकरण का दुष्परिणाम गरीब राज्यों पर नकारात्मक होगा तथा क्षेत्रीय विषमता में वृद्धि होगी, जिससे क्षेत्रीय और पहचानगत जो आंदोलन है और प्रभावी होंगे। वृद्धि का आशय यानी ग्रोथ का क्या आशय है? ग्रोथ का आशय आर्थिक समृद्धि से लगाया जाता है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से लगाया जाता है। आर्थिक विकास की संकल्पना स्थिर न होकर गतिशील रही है। प्रारंभ में मुख्य जो ध्यान आर्थिक समृद्धि पर रहा है। आर्थिक समृद्धि एक भौतिक अवस्था है या भौतिक अवधारणा है, जिसके जरिए भौतिक विकास प्रदर्शित किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय की लंबे समय तक की वृद्धि आर्थिक वृद्धि कहलाती है। फिर वृद्धि और मानव विकास, तो ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट, इसको देखते हैं। तो मानव विकास तभी संभव है जब आर्थिक वृद्धि के साथ साथ सामाजिक क्षमता स्थापित हो। तो अगर आपकी सोशल कैपिटल या सोशल एबिलिटी बढ़ रही है, तभी आर्थिक विकास संभव। आर्थिक वृद्धि के लाभों का समतापूर्ण वितरण होने से मानव के जीवन स्तर में और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण का स्तर भी बेहतर होता है। वंचित वर्गों की बुनियादी सुविधाएं पूरी होती हैं। अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को सक्षमता व अधिकारिकता के विकास के संदर्भ में परिभाषित किया। विकास का आशय लोगों के लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण है जिससे वह अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकें, अपने अधिकारों के प्रति सजग रह सकें। यह तभी संभव है जब शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों। विकास बहुगामी प्रवृत्ति है, यह अपने भीतर संरचनात्मक परिवर्तनों को भी समावेशित करता है।